सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया करें, अपने ऐसे ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें जहां पर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, ताकि अधिक से अधिक हमारे जो भाई बहन है वो आ करके जुड़ करके इन वीडियोस को देखें और इन वीडियोस का लाभ ले पाए। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे भाई बहन जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए भी हमारा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर के आए ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो कम समय में बेहतर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन है जो जॉब करते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, आप सभी लोगों को लगातार मैं अप्रिशिएट करती रहती हूँ हर वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप लोग डबल काम कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हो, घर भी देख रहे हो। इससे दोस्तों जो समय है वो बहुत कम मिल पाता है पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। अधिक महत्वाकांक्षा होती है, बुद्धि उपलब्धि 110 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश होता है या उपयुक्त सभी। दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो उनके सपने होते हैं, उनके बहुत सारे सपने होते हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में। और जो इनकी बुद्धि लब्धि होती है, ऐसे बच्चों की जो आईक्यू होती है वो क्या होती है, ऐसे बच्चों की जो आईक्यू होती है वो 110 से ऊपर होती है। और इनका जो शब्दकोश होता है वो विस्तृत। शब्दकोश का मतलब इनके पास शब्द भंडार होता है, इनके पास बहुत सारे शब्द होते हैं बोलने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी, ये तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही ऑप्शन आप लोग भी सही बता रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। दोस्तों जो बच्चे मानसिक रूप से मंद होते हैं, मानसिक रूप से मंद बालक अपने आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। अगर कक्षा 4 का बच्चा है तो कक्षा 3 के जो सवाल है उनको नहीं हल कर पा रहा है। कक्षा 4 में वो पहुंच तो गया लेकिन वो कक्षा 3 के सवालों को भी नहीं हल कर पा रहा है। इस तरीके से ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपने से निचली कक्षा के बच्चों के काम करने में भी असमर्थ होते हैं। और मानसिक मंदता एक प्रकार का मानसिक विकार होता है जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता का विकास बहुत कम होता है, जिसका प्रभाव उसकी अधिगम क्षमता पर भी पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। ये अधिगम विकलांगता का क्या है, एक उदाहरण है, सीखने की विकलांगता। तो यहाँ पर ये मानसिक मंदता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी कौन सी है? नामित मापनी या नमित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी या समानुपाती मापनी। ये चारों को ही मैंने बहुत अच्छे से आप लोग के मनोविज्ञान की क्लासेस में पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी मैंने कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा दिया है, पूरा नोट्स भी उसका बना करके खुद आप लोगों को पढ़ाया है। दोस्तों हर एक वीडियो आप देखोगे मैंने खुद अपने हाथों से लेकर के नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए। तो मनोविज्ञान की पूरी क्लासेस को आप देख लीजिए अगर मनोविज्ञान या सीडीपी आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है तो। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। दोस्तों यहाँ पर देखिए विशिष्ट अधिगम विकलांगता यानी कि अधिगम विकलांगता यानी कि सीखने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, सीखने की विकलांगता है। तो अधिगम में अगर विकलांगता आ रही है, सीखने में समस्या आ रही है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या एक प्रकार से पठन विकार है जिसमें बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है। मैंने बार बार आपको एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से वो वॉच को सा की तरह देखता है, उल्टा देखता है और वो पढ़ने में क्या होता है, अक्षम होता है। तो इस तरीके से ये एक अधिगम विकलांगता का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से डिसलेक्सिया क्या है, एक प्रकार से मानसिक विकार है और
इसमें क्या होता है कि बालक पढ़ने में असमर्थ होता है, तो डिसलेक्सिया जरूर याद रखिएगा आप लोग। और डिसकैलकुलिया भी होता है, तो डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन से कि ये गणित से संबंधित है डिसकैलकुलिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है नामित मापनी या नमित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी या समानुपाती मापनी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अंतराल मापनी है, अंतराल मापनी की सहायता से जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो व्यक्तियों के अंदर विभिन्नताएं होती हैं, उनका बहुत ही अच्छे से मापन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ये सही जाएगा। अगर हम अंतराल मापनी की सहायता से हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापते हैं तो ये त्रुटि रहित बिल्कुल होता है और बहुत ही सही इसे मापा जा सकता है इससे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, गैने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत, अधिगम का प्रबंधन सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत या अधिगम का मूल्यांकन। तो अधिगम का इन्होंने श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों जो गैने हैं इनका जो संबंध है वो अधिगम के क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से है, ठीक है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनकी जो किताब है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसमें इन्होंने सीखने के 8 मूल प्रकारों का वर्णन किया, 8 प्रकारों का, और इसको उन्होंने श्रेणी क्रम में रखा है इस तरीके से। सबसे ऊपर जो इन्होंने रखा है वो रखा है समस्या समाधान को, ठीक है, समस्या समाधान को। और फिर उसके बाद 7वें नंबर पर इन्होंने रखा है सिद्धांत को, फिर 6वें नंबर पर इन्होंने रखा है प्रत्यय को, फिर 5वें नंबर पर इन्होंने रखा है बहुभेदन को, 4थे नंबर पर इन्होंने रखा है शाब्दिक अधिगम को, फिर तीसरे नंबर पर इन्होंने रखा है श्रृंखला अधिगम को, और दूसरे नंबर पर रखा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम को, और पहले क्रम में इन्होंने रखा है सबसे पहले संकेत अधिगम को, ठीक है। तो इस तरीके से संकेत अधिगम से शुरू होकर के ये समस्या समाधान पर पहुंचता है। तो ये एक श्रेणी है, इसी वजह से इसे हम गैने का श्रेणी क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिद्धांत इन्होंने बताया है संकेत अधिगम से लेकर के ये समस्या समाधान तक जाता है, यानी कि ये एक तरीके से सरल से कठिन की ओर इन्होंने बनाया है और ये सिद्धांत इनका बहुत फेमस हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, सीखने के, रुचियों के, चरित्र के या इन सभी के। तो एक कक्षा में मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि अगर 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन 30 बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा होगा जो 5 मिनट में सवाल को समझ करके लगा के दिखा देगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको 10 मिनट चाहिए समझने के लिए, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको 15 से 20 मिनट में भी वो सवाल नहीं समझ में आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको डांस पसंद है, कुछ ऐसे होंगे जिनको सिंगिंग पसंद है, कुछ ऐसे होंगे जिनको खेलना पसंद है, स्पोर्ट पसंद है, कुछ ऐसे होंगे जिनको साइंस अच्छी लगती है, ठीक है, किसी को मैथ अच्छी लगती है। और चरित्र की बात अगर हम करें तो हर बच्चे का क्या होता है, अपना अलग अलग कैरेक्टर होता है। कोई बहुत बोलने वाला होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, किसी को अपनी दुनिया अच्छी लगती है, किसी को दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इन सभी के ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यही आंसर आप लोग दे भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अधिगम में यानी कि सीखने में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी को पता है किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। पॉलो ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या फिर ये सभी? तो जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है उनको पढ़ाने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि का प्रयोग हम कैसे बच्चों के लिए करते हैं? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए करते हैं जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा सही हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अब तो कानों में लगाने वाले भी यंत्र आने लगे हैं, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए भी अब यंत्र बनने लगा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी ऑप्शन सी है ये दोनों ही सही होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होगा।
ठीक है, अगर आपके पास यंत्र नहीं कक्षा में तो आप तुरंत बच्चे के लिए यंत्र तो नहीं ला सकते हैं कान में लगाने वाला। अगर आपको तुरंत उसको कॉन्सेप्ट समझाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सी को भी हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ब्रेल लिपि तो हम ऐसे बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान या फिर हीनता की भावना। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। शारीरिक दोषों का मतलब हो सकता है उस बच्चे के हाथ पैर ना हो, या हो सकता है उस बच्चे के अंदर किसी प्रकार से कोई भी दिव्यांगता है, हम कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चे हीन भावना से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो अपने दूसरे बच्चों से अपने आप को, अपने सामान्य बच्चों से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चे अक्सर देखते हैं हम कि हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बाल विकास से तात्पर्य डैश और डैश परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच में होते हैं। जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक, बचपन, वयस्कता, किशोर, बचपन, जल्दी, देर से। दोस्तों बाल विकास से तात्पर्य जैविक, यहाँ पर जैविक हो जाएगा, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, इसके अलावा भावनात्मक परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के मध्य में होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। बच्चे की जो हाइट है वो भी बढ़ती है, बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के हार्मोन चेंज होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि विकास के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है डेवलपमेंट के बारे में। तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ये गलत है कि सांस्कृतिक परिवर्तनों से जो किसी बच्चे का विकास होता है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। बाकी और सब जो कथन है वो विकास के संदर्भ में यहाँ पर सही है, केवल इसको छोड़ करके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वॉटसन, कोफा, कोहलर या फिर वुडवर्ड। दोस्तों SOR का जो फुल फॉर्म है सबसे पहले आप ये समझिए, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। तो अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वुडवर्थ, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर शैशवावस्था कब से कब तक होती है। कितना इजी क्वेश्चन है। 6 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्यतः जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो मानी जाती है शैशवावस्था। तो यहाँ पर 6 वर्ष तक दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 से 5 वर्ष नहीं दिया है तो यहाँ पर 6 वर्ष तक बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंद बुद्धि बालक भी आते हैं, ये सब विशिष्ट बालक होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो साइजॉइड वर्ग होता है इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो विकलांग होते हैं। तो यहाँ पर विकलांग बच्चों का जिक्र तो इसमें कहीं किया ही नहीं गया है, दिव्यांग बच्चों का। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बच्चों को हम साइजॉइड वर्ग में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है। वह पुस्तक को आंख के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है,
श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है या उपरोक्त सभी। तो ऐसा बच्चा जो आंशिक रूप से दृष्टिदोष युक्त बालक है, जिसको कुछ देखने में प्रॉब्लम होती है, वह किताब को बहुत पास ला करके पढ़ता है, वो शिक्षक से शिकायत करता है कि जो उन्होंने बोर्ड पर लिखा वो अक्षर उसको सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए को वो नोटबुक में अपनी कॉपी पे नोट नहीं कर पाता क्वेश्चन आंसर्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं दोस्तों। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो देखिए, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो बच्चों के अंदर होती ही है, बहुत हर चीज के बारे में वो पूछते हैं जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के या 6 वर्ष तक के बालक होते हैं। इसके अलावा वो अनुकरण से सीखते हैं, अपने से बड़ों को जिस तरीके से करते हुए देखते हैं वो उस तरीके से करने की इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बच्ची है, वो 4-5 साल की अपनी मम्मी को साड़ी पहनते हुए देखती है, तो वो मम्मी का दुपट्टा लेकर के उसी को साड़ी बना करके वो पहनती है। तो इस तरीके से वो अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। और सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, ये भी सही है, ऑप्शन ए जो है ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है चिंतन प्रक्रिया, ये शैशवावस्था में नहीं आती है। बच्चों के अंदर चिंतन करने की समस्या, यानी कि किसी भी टॉपिक पर वो गहरा अध्ययन करें या गहरी तरीके से सोचे, ये 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में नहीं आता है, या जन्म से लेकर के जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था, इसमें नहीं आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चिंतन प्रक्रिया है ये दोस्तों ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं, ये बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब उसके अंदर चिंतन की प्रक्रिया डेवलप होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है, तो किस तरीके से है? अध्ययन की दृष्टि से आप लोगों को पता है कि जो बच्चों की जो बुद्धिलब्धि होती है उसके आधार पर हम कहते हैं कि कोई बच्चा सामान्य बालक है जिसकी 90 से लेकर के 110 के बीच में बुद्धिलब्धि होती है। 110 से ऊपर वालों को हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, फिर उससे ऊपर वालों को प्रखर बुद्धि के बच्चे कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम जो बच्चों का टेस्ट लेते हैं, एक तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के समूहों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही तो कर रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, पिछड़े बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण करने में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है? एक बच्चा अपराधी बन जाता है, यानी कि वो चोरी करने लगता है, वो लोगों को परेशान करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। यानी कि स्कूल में पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है इसलिए बच्चा दोषी बन गया, अपराधी बन गया, तो ये तो गलत है। बच्चे के घर में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, खाने पीने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है खाने पीने की चीजों के लिए, तो यहाँ पर ये भी नहीं सही है। और अनुशासनहीनता से कोई अपराधी नहीं बन जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। परिवार का जो वातावरण होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है दोस्तों। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास के लिए उसका परिवार तथा उसका वातावरण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और पारिवारिक विवादों तथा समस्याओं से बालक के मानसिक विकास पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर वो रोज झगड़े देख रहा है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से संबंध है लोगों के कि बिल्कुल संबंधों में मिठास ही नहीं है, हमेशा कड़वापन ही रहता है, हमेशा बच्चा अपने सामने झगड़ा होते हुए देखता है, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो वो भी अपराधी प्रवृत्ति का बन जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है परिवार का वातावरण, ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर का एनवायरनमेंट जैसा रहेगा बच्चा भी उसी प्रकार का बनेगा, तो एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या फिर वाद विवाद। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है, इसमें इन्होंने मुख्य जो 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो किसी भी काम को करने से पहले आपके अंदर उसके लिए अभिप्रेरणा होनी चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए, उसके लिए तत्परता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रेरणा है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था
सबसे जटिल व कठिन है। तो मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की कौन सी अवस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या बाल्यावस्था को, किसको सबसे कठिन और जटिल बताया है? तो आप सभी लोगों को पता है जो किशोरावस्था है ये सबसे तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जो किशोरावस्था होती है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं और इनका जो चिंतन क्षमता होती है यहाँ पर सबसे ज्यादा इनकी चिंतन क्षमता यहाँ पर बढ़ती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाओं प्रतिमानकीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको भी कहा जाता है। तो बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको भी कहा जाता है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या फिर पुरस्कार द्वारा सीखना। तो दोस्तों जो बंडूरा का यहाँ पर कथन है इसके अनुसार बंडूरा ने क्या कहा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है वो अपने से बड़ों का क्या करते हैं, अपने से बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं और उसी के अनुसार क्या करते हैं, वो व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है निरीक्षणात्मक अधिगम ये सही हो जाएगा। तो बच्चे अपने से बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं और ठीक उसी प्रकार से फिर वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए। तो दोस्तों जो स्किनर ने अपना बॉक्स बनाया था, स्किनर का जो बॉक्स था इसका प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है और स्किनर ने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला, क्रिया प्रसूत तथा उद्दीपन प्रसूत, जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं। तो याद रखिएगा कि स्किनर ने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला था, पहला क्रिया प्रसूत तथा दूसरा उद्दीपन प्रसूत, जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं। तो याद रखिएगा जो उन्होंने बॉक्स बनाया था स्किनर ने वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। तो यहाँ पर प्रसूत अनुबंधन जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा और इनके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर या पाठ्यक्रम पर। तो विशिष्ट बालक ऐसे बालक होते हैं जो किसी प्रकार से पढ़ने में अक्षम है या फिर ये कह सकते हैं किसी प्रकार से विकलांगता है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, मानसिक मंदता हो सकती है, दृष्टिबाधित, मूक बधिर बालक, ऐसे बच्चे, श्रवण बाधित बालक और प्रतिभाशाली, ये सारे बच्चे विशिष्ट बालकों में आते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं और समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चा है उसको देखने में समस्या है तो उसको क्लास में आगे बैठा देंगे। अगर जो बच्चा सुनने में दिक्कत है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि वो आगे ही बैठे ताकि जो भी शिक्षक बोले उसको वो सुने। और अगर बच्चा फिर भी नहीं सुन पा रहा तो उसको ऑडियो सीडी की मदद से बच्चे को सुनाए, अगर वो देख नहीं पा रहा है तो। इस तरीके से यहाँ पर टीचर को हर एक बच्चे की समस्या को, आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही पढ़ाना होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं हम। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो बालक का जो परिणाम होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का ही फल होता है, यानी कि बच्चा जन्म लेने के बाद किस प्रकार का उसको वातावरण मिल रहा है। बाकी तो जीन्स उसके माता पिता से उसको मिलेगा ही, उसका रंग, उसकी हाइट, उसकी बहुत सारी जो आदतें हैं वो अपने माता पिता से मिलेंगी, लेकिन जो आसपास का वातावरण है, उसका जो माहौल है, उसके घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इसके अलावा आसपास के लोग, उसकी मित्र मंडली, ये सब डिसाइड करते हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, विकासात्मकवादी या संरचनावादी। तो सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। व्यवहारवादी सिद्धांत में दोस्तों आप लोग का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आता है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दोस्तों व्यवहारवादी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसैनिक, पियाजे, हरलॉक या फिर स्किनर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्किनर। ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यानी कि लगातार होता रहता है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम,
अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, संकेत अधिगम या सरल अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? प्रयास एवं त्रुटि। अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से क्या किया था उन्होंने? अपने शीर्षक को सिद्ध किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान हम कैसे देंगे? ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उन्हें हम कैसे बताएंगे कि ये क्या है? अब त्रिभुज बना हुआ है तो बच्चा, अब इस तरीके से आपने पेन से बना दिया है कॉपी में, तो बच्चा उसको छू करके भी नहीं जान पाएगा क्योंकि उसको देखने में दिक्कत है। तो यहाँ पर मौखिक व्याख्यान द्वारा या त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो दृष्टि दोष युक्त बालक होते हैं उनको हम ब्रेल लिपि के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं। तो ब्रेल लिपि में क्या होता है? जो आकृतियां होती हैं उभरी हुई होती हैं, यानी कि वो 3D में होती हैं। तो त्रिआयामी आकृतियां होती हैं जिनको छू करके या स्पर्श करके बच्चे क्या करते हैं? उनको स्पर्श करके उनकी पहचान कर लेते हैं, त्रिभुज कौन सा है या वर्ग कौन सा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही रहेगा। त्रिआयामी आकृतियों को बना करके क्या करेंगे? हम उनको स्पर्श करवाएंगे। तो इस तरीके से उभरी हुई आकृतियां होती हैं ब्रेल लिपि में, जिसकी सहायता से जो दृष्टिदोष युक्त बच्चे होते हैं वो भी पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। यानी कि पूर्व में आपने कोई ज्ञान लिया है और वह आपके नए ज्ञान में कोई योगदान नहीं दे रहा है तो वो क्या होगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण या फिर अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। तो जब पूर्व में सीखा गया कोई ज्ञान है, पूर्व की स्थितियों में सीखा हुआ कोई भी ज्ञान है, वो नई परिस्थिति में सीखने में बिल्कुल काम नहीं आ रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? यह शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। अगर कोई बॉलर है तो वो बॉल फेंकने वाला काम कर रहा है और कोई बैटिंग करने वाला है, बैट्समैन है, तो दोनों का काम क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, अलग अलग। अगर आपने बॉलिंग सीख ली है, आप चाहते हो आप बैटिंग सीखो, तो बैटिंग से बॉलिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों स्किल आपको अलग अलग ही सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। तो अगर आपने कोई स्किल सीखी है तो जरूरी नहीं कि अगर वो अगले को प्रभावित नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दोनों क्या है? अलग अलग स्किल हैं और ये एक दूसरे को सीखने में बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है, तो इसीलिए सीखने का क्या हो जाएगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? आप सभी लोगों को पता ही है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहिए। ढेर सारी वीडियोस मैं लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाती रहूंगी। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी हमारे भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुंचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मनोविज्ञान की पूरी नोट्स की जो वीडियोस मैंने बनाई है वो मिल जाएगा, सारी क्लासेस मिल जाएंगी और सारे विषयों के जो मैं रेगुलर क्लास लेकर के आती हूँ आप लोग के लिए, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो हिंदी हो, तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।